हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। आ गया हूं आपकी ऑन डिमांड सीरीज को लेके। उसी सीरीज के अंदर ये मोस्ट पॉपुलर वीडियो जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के मन में खटकता है, अटकता है कि सर MBA इन HR क्या स्कोप है सर, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या सर इसके अंदर जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितने की मिलेगी, रोल क्या होता है इसके अंदर, काम क्या क्या करना पड़ता है और किन बच्चों को MBA इन HR करना चाहिए और MBA HR करने के साथ कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए, कौन कौन सी स्किल सीखनी चाहिए और एक MBA HR के अंदर कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, ये सारे के सारे एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर अपन ने बनाया है। सारी बातें इसके अंदर करी जाएगी कि MBA इन HR कैसे, अगर आप करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं, दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना MBA इन HR का। ह्यूमन रिसोर्स इसको बोलते हैं। एक MBA की एक ऐसी ब्रांच में कहता हूँ जिसमें अभी भी इसकी जो जॉब है इस कंपनी में HR पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो MBA इन HR और एक MSW कोर्स है, उसके लिए आरक्षित है। मीन्स के ये आप किसी भी कंपनी में MBA HR का अगर कोई HR का बंदा मिलेगा या तो वो MBA इन HR किया हुआ होगा या MSW किया हुआ होगा या PGDBM किया होगा उसने HR फील्ड के अंदर या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स। फिर भी MBA इन HR का तो इसमें अलग ही स्वैग है। तो अपन सीधे सीधे सारी बातें डिटेल में करेंगे, ठीक है। और काफ़ी फ्रूटफुल होने वाले हैं ये वीडियो, ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपके करियर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एड ऑन करने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं HR डिपार्टमेंट के लिए। तो HR डिपार्टमेंट होता है, इसका काम क्या है बेसिकली, अगर बुकिश चाहते हैं तो इसका काम जो मिलता है अपन को रिक्रूटमेंट, ऑनबोर्डिंग, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन और लीगल कंप्लायंसेस को भी HR ही देख रहा होता है। एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट होती है, लाइक मर्जर एक्विजिशन करने में भी HR का एक की रोल होता है। वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ होती है। मीन्स कि किसी कंपनी में अगर कोई ज्वाइनिंग करानी है, कोई रिक्रूटमेंट कराना है, कोई परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है, कोई ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग की नीड के बारे में बताना है, डेवलपमेंट की कोई एक्टिविटी करनी है, कल्चरल एक्टिविटी करनी है, लीगल कंप्लायंसेस की बात करनी, PF रिटर्न बनना है, ESI रिटर्न बनना है, सैलरी बनाना है, वेजेस का कैलकुलेशन करना है, सब काम HR के थ्रू ही होगा और HR डिपार्टमेंट इसमें बहुत ज़्यादा बिगर रोल प्ले करता है। क्लियर हो गया। इसका काम केवल यही नहीं होता है कि रिक्रूटमेंट करा देना, 5 बंदों को हायर कर देना, उनको डेवलप करना भी HR का काम होता है। और रिलेशनशिप मैनेजर किसका, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में जो की होता है वो आपका HR होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस जॉब्स में से एक आती है HR की। आप सबसे ज़्यादा अगर पावर किसी के पास बात करी जाए तो फाइनेंस के बाद, अगर किसी के बाद कंपनी के मालिक के बाद, है ना, टॉप मैनेजर्स के बाद HR के बंदों में पास पावर होती है जो कंपनी में मीन्स के उनकी सबसे ज़्यादा कि आज ऐसी चीज़ें होंगी, कल वैसी चीज़ें होंगी। तो HR में क्यों करना चाहिए MBA, तो इसका जो बेसिक रीज़न है कि आपको कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हाइक मिल जाती है अगर ऑन गोइंग जॉब कर रहे हैं और उसके साथ अगर HR में MBA आपने परस्यू कर लिया। मीन्स कि आपकी HR प्रोफाइल में तो जॉब है, आपकी रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, मान लेते हैं आपकी फ्रंट ऑफिस में ही जॉब है, ठीक है, फ्रंट डेस्क पे जॉब लग गई है, आपको इसी तरह की कोई एक्टिविटी करनी है, कोई ट्रेनिंग में जॉब लग गई है, कोई कंसल्टेशन में जॉब लग गई है और उसके साथ में अगर आपने MBA HR कर लिया तो कम से कम ऐसा देखा गया है, कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ, आपकी ऑन गोइंग सैलरी के अंदर 50% तक हाइक हमने देखा है। मिनिमम 30% और मैक्सिमम 50-60% भी कंपनीज ने हाइक दिया है। अगर ऑन गोइंग में अगर स्विच करते हैं तो और भी ज़्यादा मिल सकता है। और ये एक ऐसा फील्ड है जो केवल MBA इन HR वालों के लिए बना है, यानी कि MBA HR इज़ वेरी स्टेबल और हर एक इंडस्ट्री में HR की ज़रूरत होगी, भले वो फार्मा हो, भले वो ऑटोमोबाइल हो, भले वो कंस्ट्रक्शन हो, भले वो एजुकेशनल ग्रुप हो, कोई सी भी कंपनी है, ह्यूमन रिसोर्स तो लेगा ही लेगा। अगर ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है तो MBA HR की नौकरी होगी। मिनिमम 20 एम्प्लॉय से ऊपर PF रिटर्न फाइलिंग करना शुरू हो जाती है तो HR के आप फ्रीलांसिंग में बहुत सी कंपनीज काम कराती हैं कि आप हमारा PF रिटर्न फाइल कर दीजिए, SI रिटर्न फाइल कर दीजिए। बहुत इजी वर्क होता है, मीन्स कि थोड़ा सा स्किल सीखनी पड़ती है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अब बात कर लेते हैं अगली स्लाइड चलने से पहले कि हमारी कौन कौन सी स्किल रिक्वायरमेंट है, कौन सी जॉब्स हैं। स्पॉन्सर वीडियो है ये हमारा, ये स्पॉन्सर किया गया है कॉलेज विद्या के थ्रू। एक बहुत
बहुत ही डेडिकेटेड मुझे ऑनलाइन लर्निंग का प्लेटफॉर्म लगा। पहले इनका प्लेटफॉर्म चेक कर लेते हैं। तो आ गया हूं मैं कॉलेज विद्या के पोर्टल के ऊपर। एक बहुत ही डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन लर्निंग के लिए। 90,000 प्लस स्टूडेंट इसको ट्रस्ट कर चुके हैं। एक एआई पावर के थ्रू विद इन 2 मिनट्स के अंदर हम ये जान सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होने वाली है। जैसे कि यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ MBA इन HR के लिए, और मैं अभी वर्किंग हूँ या नहीं हूँ, कुछ ही सवालों के मेरे को जवाब देने हैं और मेरे को मेरा बजट बताना है। EMI का ऑप्शन भी कॉलेज विद्या के थ्रू प्रोवाइड होता है। यदि यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है तब भी EMI का ऑप्शन कॉलेज विद्या प्रोवाइड कराती है। जस्ट मेरे को यहाँ पर अपने नॉर्मल क्वालिफिकेशंस डालने हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस के जवाब देने हैं और एक फॉर्म फिलअप करना है, जिससे AI पावर के थ्रू हम पता कर सकते हैं। हैजल फ्री प्रोसेस है, केवल 2 मिनट्स का प्रोसेस है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी हमारे लिए होने वाली है और हम कहाँ से MBA अपना परस्यू कर सकते हैं और डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं। और जो देख लेते हैं, यहाँ पर LPU आ गया है, अमृता आ गई है, चित्कारा यूनिवर्सिटी आ गई है, MIT यूनिवर्सिटी आ गई है। तो सारी टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज इन्होंने बताई है। और इसके अलावा हम बच्चों में मन कंसर्न रहता है कि वो अप्रूवल है कि नहीं है, तो UGC अप्रूवल है, नेक का एग्रेडेशन मिला हुआ है, एक सैंपल सर्टिफिकेट भी इनके थ्रू बता दिया है और फीस का भी बिल्कुल एकदम बता दिया इन्होंने कि इतनी फीस आपकी होने वाली है। कोई हिडन चार्जेस भी इसके अंदर नहीं है। और अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इनके एक्सपर्ट से बात कर सकते हो, वीडियो और ऑडियो कॉल के थ्रू आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो और चेक कर सकते हो। सारे सर्टिफाइड इनके काउंसलर हैं, जिनसे हम काफी, मेरे को एक अच्छा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म लगा। और इसके अलावा ये जॉब की भी एक इनकी सर्विस है, मतलब जैसे ही आप इनका कोर्स ज्वाइन करोगे ये जॉब की गारंटी की बात कर रहे हैं। यानी कि आज तक तो आपने सुना होगा कि जॉब की एक मतलब काउंसलिंग की बात होती है, जॉब गारंटी तक की बात कर रहे हैं। मीन्स कि जैसे ही आप इनमें ज्वाइन करोगे कोर्स, वहां से लेकर आपके एंड होने तक कोर्स के साथ में एक डेडिकेटेड काउंसलर मिलेगा जो आपकी पूरी की पूरी हैजल फ्री प्रोसेस बनाएगा और जॉब की भी गारंटी लेगा। तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, प्लीज चेक इट आउट। और मुझे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इतने सारे कोर्सेज के बीच में कौन सा कोर्स ज्वाइन किया, और अगर आप MBA HR का सोच रहे हैं तो किस यूनिवर्सिटी में आपने कोर्स ज्वाइन किया। जय हिंद। हाँ दोस्तों, तो अब मुद्दा आ जाता है कि HR के अंदर कौन कौन सी स्किल चाहिए। क्या हर बंदा HR की जॉब के लिए फिट होता है? क्या हमेशा इसमें बैक ऑफिस की ही जॉब रहती है? क्या कभी फ्रंट ऑफिस में जाना होता है? क्या कभी मार्केट में विजिट करना होता है? क्या कभी बाहर हमको जाना होता है, आउटिंग भी होती है? ये मन में एक लॉजिकल क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के आते हैं। तो सबसे पहले स्किल रिक्वायरमेंट, तो जो नॉर्मल स्किल रिक्वायरमेंट होती है, लाइक आपको कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप की स्किल होनी चाहिए, प्लानिंग की स्किल होनी चाहिए, सुपरवाइजिंग की स्किल होनी चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है, डिसीजन लेने का एनालिसिस होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। लाइक कि आपको A बंदे को सेलेक्ट करना है, B बंदे को, आपके अंदर लीडरशिप। अब देखिए, पहले इसके वेरियस रोल्स की बात करता हूं मैं बेसिक फंडे से, उसके बाद ये सारी स्किल आपको समझ में आ जाएगी। HR का बंदा कर क्या क्या रहा होता है। HR का बंदा, ध्यान दीजिएगा, HR का बंदा सबसे पहले तो अपनी सैलरी बना रहा होता है पूरे स्टाफ की, ठीक है। अगर वर्कर हैं तो उनकी वेजेस बना रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई कल्चरल एक्टिविटी है, जैसे कि अभी आपको पता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे अभी दिवाली आ रही है, नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रे में आज डांडिया महोत्सव रखा गया है। इसमें सबके लिए हाई टी का आयोजन किया गया है, किसी ने डिनर का आयोजन किया है, कहीं पे आउटिंग पे ले जा रहे हैं, कहीं के पास अलॉट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन करेगा? HR का काम होगा। इसके अलावा कोई ग्रेवियंस हो जाता है, ग्रेवियंस यानी कि एम्प्लॉय बोलेगा मेरे को इस एम्प्लॉय ने गाली दी है, या मेरे को इस एम्प्लॉय से डिससेटिस्फेक्शन है, या किसी भी तरीके का ग्रीवियंस। ग्रीवियंस का मतलब आप उसमें कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी झगड़ा, ठीक है। ये सारी चीजों को हैंडल कौन करेगा? HR करेगा। टॉप मैनेजमेंट से जाने से पहले आप अपनी सैलरी को लेकर डिस्कंफर्ट में, आप अपनी वर्क पोजीशन को लेकर डिस्कंफर्ट में, आप अपने वर्क कल्चर को लेकर डिस्कंफर्ट में, आप अपने कलीग्स को लेकर डिस्कंफर्ट में, सब कुछ कौन करेगा? HR का काम होगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस चेक करना, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, पहले परफॉर्मेंस इवोल्यूशन पे आते हैं, अप्रेजल तो बाद में होगा। पहले वो परफॉर्मेंस चेक करेगा उस डिपार्टमेंट के हेड के साथ बैठ के कि भैया ये आनंद ने आपके यहाँ काम करा, कैसा करा, अच्छा करा, नहीं करा, कितने घंटे टाइम पे रहा, नहीं रहा। खैर आज तो सब ऑनलाइन है, थंब इंप्रेशन का जमाना है, तो वो सारी डिटेल तो आ गई। लेकिन जो एक्स्ट्रा अपन को पुट ऑन लेना है अपने जैसे रिलेवेंट डिपार्टमेंट, जैसे कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, उसके सुपरवाइजर की अगर कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है HR, तो वो उसके मैनेजर से लेगा कि इसका बिहेवियर कैसा है, काम करता है, नहीं करता है, और उसी के बिहाफ पे वो क्या करेगा? परफॉर्मेंस इवोल्यूशन का काम भी HR का होगा। इसके अलावा जो काम होता है लीगल कंप्लायंसेस पूरे करने का, लीगल कंप्लायंसेस यानी कि PF रिटर्न, ESI रिटर्न, और अगर किसी कंपनी पे केस भी हो जाता है किसी एम्प्लॉय के बिहाफ पे, कोई भी अगर ग्रीवियंस हुआ और केस हुआ, तो उसको भी डील फर्स्ट कौन करता है? HR ही करता है। PF रिटर्न, ESI रिटर्न, सैलरी मैनेजमेंट, वेजेस मैनेजमेंट, ये सारी की सारी यानी कंपनसेशन मैनेजमेंट का रोल भी HR का ही होता है। हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग यानी कि सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, जो काम कर रहे हैं कि वो सही से नहीं कर रहे हैं, वो काम भी पूरा HR का ही आता है। हाउसकीपिंग भी HR के अंडर में ही आता है। सेफ्टी कंप्लायंसेस, ये लीगल कंप्लायंसेस के अंदर ही आता है। सेफ्टी कंप्लायंसेस यानी कि जो हैजार्डस मशीन है या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक्सीडेंट हो सकता है, या फायर सेफ्टी का जो अपन को NOC लेनी पड़ती है, उसके लिए अप्लाई करना और वो अप्रूवल दिलाना भी HR का ही काम होता है। इसके अलावा भी डिफरेंट वेरियस काइंड्स ऑफ पोजीशंस इसके अंदर इमर्ज हो जाती है, लाइक कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराना,
ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी कराना, अगले नेक्स्ट टाइम के लिए प्लानिंग करना कि हमको कितने बंदों की जरूरत है और हम कहाँ कहाँ से कितनी मैन पावर की जरूरत है। और अभी तक तो मैंने इसका मेन जो काम आप समझ रहे थे वो बोला ही नहीं। वो काम क्या था? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, कि बंदों को रिक्रूट करना, ढूंढना और उनसे फिर हमारी नीड के अकॉर्डिंग, हमारी जॉब के अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट करना और उनको डेवलप करना। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम हुआ, प्लानिंग का काम हुआ। तो एचआर के पास जितने काम है ना, इसकी अगर लिस्ट बनाने जाऊं तो पूरी रात भी हो जाएगी, तब भी उसकी लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी। ये एक ग्राउंड रियलिटी की सच्चाई है। इसीलिए एचआर एक की रोल में आता है। एचआर एक तरीके का बैकबोन होता है किसी भी कंपनी का। अगर वो जितना स्ट्रांग है, वो कंपनी, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है। ये हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लेबर ग्रेवियंस बहुत ज्यादा होता था, शटडाउन की इंडस्ट्री रहती थी। तो अच्छे तगड़े एचआर के बंदों को बुलाया जाता था, जिनमें मैन पावर प्लानिंग बड़ी उनकी तगड़ी होती थी। उनका पर्सनल डिपार्टमेंट जो रहता था काफी तगड़ा रहता था। इसके इंटेलिजेंस रिपोर्ट का काम भी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट लाइक कि 5 जने छुट्टी पे जाने वाले हैं, मैनेजमेंट उस दिन प्रोडक्शन शटडाउन हो जाएगा अगर वो पांचों एक साथ छुट्टी पे चले गए, तो वो एचआर का काम है कि वो पहले से पता कर ले कि अगर ये 5 छुट्टी पे चले गए तो अब हमारा काम कौन करेगा। तो सारा ऐसे ट्रिमेंडस काइंड्स ऑफ वर्क होते हैं, एन नंबर्स ऑफ वर्क इसको कह सकते हो आप। ठीक है, लेकिन आप इसकी बेसिक एक्टिविटी सीख गए। अब इसमें आउटिंग होगी कि नहीं होगी? सर, जब आपको पिकनिक पे ले जाना होगा, जब आपको कोई टूर डिजाइन करना होगा, जब आपको कोई कल्चरल एक्टिविटी करानी होगी, तो आपको फील्ड में जाना ही होगा। आपको हॉस्पिटलिटी देनी होगी। मान लो कोई गेस्ट आ रहा है, वो यहाँ पर स्पीकर देने आ रहा है, या कोई क्लाइंट आ रहा है, उसके लिए सारा अरेंजमेंट करना, टैक्सी अरेंज करना, फ्लाइट अरेंज करना, होटल अरेंज करना, सब कुछ ऑनलाइन होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विजिट करने जाना ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि आराम से कुर्सी पे बैठे सारा काम हो गया। प्लांट विजिट करने का, प्लांट इतने बड़े होते हैं, 1.5 किलोमीटर के प्लांट ही होते हैं, उनको विजिट करना। अगर ऑटोमोबाइल हीरो की कंपनी में जाओगे, 1.5 से 2 किलोमीटर का प्लांट ही है। वॉकिंग डिस्टेंस से आपको सारा फिक्स करना है, क्योंकि आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहे हो कि वहां लेबर कैसे काम कर रहा है, सुपरवाइजर कैसे काम कर रहा है, फोरमैन कैसे काम कर रहा है, मैनेजर कैसे काम कर रहा है, और उसकी पूरी लिस्ट बनाना। ठीक है, तो ये सारे ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। इसलिए इनकी सैलरी स्टार्टिंग में कम, लेकिन बाद में जब इनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि आप ये लीगल कंप्लायंसेस की बात हो गई, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात हो गई, ठीक है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, इट इज नॉट अ वन डे जॉब कि मैं एक ही दिन में गया किसी कंपनी में, ये 4 बंदे अच्छे से काम कर सकते हैं, 5वें को निकाल दो, ये 3 बंदे अच्छे से काम कर सकते हैं, इन 2 को निकाल दो, है ना, या 4 को निकाल दो, एक ही कोई रखो। तो ये एक दिन का काम नहीं है, नहीं एक दिन में कोई सीख सकता है। इट इज अ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जॉब। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि आपकी सैलरी जो रहती है वो स्टार्ट में कम रह सकती है। हो सकता है 3.5 लाख से 4 लाख तक आपके स्टार्टिंग पैकेज स्टार्ट हो, है ना। बिलो भी मैंने देखा है, मतलब कि 20,000 से भी स्टार्टिंग बेसिकली देखा है मैंने, यानी 2.4 लाख का अराउंड उनका पैकेज स्टार्ट होते हुए देखा है। उसके बाद अगर उनके पास 3-4 साल का जब एक्सपीरियंस आ जाता है, जब उनको मैन पावर प्लानिंग में आ जाता है, जब उनको ईएसआई पीएफ रिटर्न की प्लानिंग आ जाती है, जब उनको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का कैसे प्रोसेस है और हेजल फ्री हम फास्ट कैसे कर सकते हैं वो आ जाते हैं, जब नेटवर्किंग बन जाती है, जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज पता हो जाती हैं, जब उनको ग्रेवियंस सॉल्विंग का, मेन तो ग्रेवियंस सॉल्विंग का एज मालूम हो जाता है कि हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो उनकी प्रमोशन डबल से होती है। मीन्स कि 100% तक मैंने ग्रोथ देखा है इंडस्ट्री स्विच करने पर। तो एक बहुत ही बड़ा स्कोप है इसके अंदर। और ये आज भी मैं कहता हूँ कि ये जो एचआर का फील्ड है, ये केवल और केवल एमबीए एचआर वालों के लिए और एमएसडब्ल्यू एचआर वालों के लिए फिक्स्ड है। अब इसके करिकुलम में हमको पढ़ना कौन कौन से होगा? वही सब्जेक्ट जो हम करने वाले हैं, लाइक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। यहां पर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन है। कॉर्पोरेट एक एम्प्लॉय से कुछ बात कर रहा है, कुछ ऑफर लेटर दे रहा है, तो उसका कम्युनिकेशन लेवल अलग होगा। एचआरएम सब्जेक्ट तो पढ़ना ही होगा हमको, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ना होगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट, क्योंकि लीगल कंप्लायंसेस भी हमको देखना है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए जरूरी है, और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। इस तरीके के थ्योरी के सब्जेक्ट्स इसके अंदर पढ़ने होंगे, लेकिन लॉ के भी सब्जेक्ट्स कुछ आते हैं इसके अंदर। करियर अपॉर्चुनिटीज तो एम्पल है, लेकिन फिर वही बेसिक बात कि स्टार्टिंग में एचआर में जॉब लगना टफ होता है। क्यों? क्योंकि एक तो गर्ल्स के लिए प्रेफरेंस एरिया होता है, बॉयज को थोड़ा सा रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो गई, कम्युनिकेशन में हो गई, फ्रंट डेस्क पे बैठाना हुआ, तो यूजुअली इंडस्ट्री गर्ल्स को प्रेफरेंस देती है वहां पर, है ना। तो स्टाफिंग डायरेक्टर, रिसेप्शनिस्ट, एचआर ट्रेनी, एचआर कोऑर्डिनेटर, एचआर जनरलिस्ट, टेक्निकल रिक्रूटर, कंपनसेशन मैनेजमेंट, इंप्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब है आज के तारीख में। ईआरएम की इंप्लॉय रिलेशनशिप मैनेजर, यानी कि वो इंप्लॉय से बात करेगा। आज एचआर की जॉब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कंपनी को बोलेंगे कि अभी आपके पास 20 आदमी हैं, आज से 5 साल बाद आपको 30 मेंबर्स की जरूरत होगी, और आप बोल दो कि 10 की प्रोबेबिलिटी है कि 10 और स्किल मैन पावर चाहिए, और यहाँ पर एचआर का काम खत्म हो जाता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। एचआर का काम यहाँ पे 20 के 30 नहीं करना है, यहाँ पे 20 के 20 ही इंप्लॉय रखना है, और इनका आउटपुट ऐसे बढ़ाना है, इनको ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मोटिवेशन जो भी करना पड़े उससे ऐसा करना है कि ये 30 के बराबर काम करें और कंपनी का कंपनसेशन कम जाए, यानी कि 22 पेमेंट जाए और काम कितने का हो, 30 का, तभी वहां एचआर की वैल्यू है और तभी सैलरी का हाइक भी मिलता है। ठीक है, और टिप्स क्या है इसके साथ में? अगर आप कोई एक्स्ट्रा एड ऑन डिप्लोमा करते हैं, लाइक आप कर सकते हो एम्प्लॉय लेबर वेलफेयर में डिप्लोमा कर सकते हो, वेजेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर सकते हो, बहुत सारे सैप के सर्टिफिकेट हैं, एसएचआरएम के सर्टिफिकेट हैं, वो कर सकते हो। और नेटवर्क बिल्डिंग, एचआर की फील्ड ऐसी है कि हर कंपनी में एचआर के बंदे की जरूरत है। कहीं
जहाँ पे भी 1000+ एम्प्लॉय होंगे वहाँ पूरा का पूरा HR का नेटवर्क होगा। लेकिन वही है कि आपको पहला सर्च करने में इसमें थोड़ी सी रिग्रेस मेहनत होगी, लेकिन जब तक आप इसकी स्किल नहीं सीखोगे तब तक ग्रोथ भी कम होगी। जितनी जल्दी आप स्किल सीखोगे ग्रोथ ज़्यादा होगी, और वो स्किल सीखने के लिए आपको नेटवर्क बिल्डिंग करना है, आपको कॉन्फ्रेंस में जाना है, आपको सेमिनार में जाना है, आपको वर्कशॉप्स अटेंड करनी है, और ये वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटी भी करनी है। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। HR की जो जॉब का पैकेज है वो 2.4 से लेकर 6 लाख 8 लाख तक नॉर्मल कॉलेजेस के अंदर जाता है। यहाँ मैं IIMs की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं नॉर्मल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आप MBA HR में करते हैं और अगर 2 टायर सिटी या 1 टायर सिटी के अंदर आप एड ऑन करते हैं तो वहाँ पे 30,000 तक आपको मिल जाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इंग्लिश बड़ी मस्त स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, लाइक कि आपको PF का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो, ESI का नॉलेज हो। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में आप कह सकते हो रिक्रूटमेंट लेटर बनाना, रिक्रूटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन डिजाइन करना या ऑफर लेटर डिजाइन करना, ये सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तभी जाके वो जो 30,000 की जॉब है आप डिजर्व करते हो। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन सी ब्रांच में आप इसी तरीके के वीडियो। एंड थैंक यू कॉलेज दुनिया फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। जय हिंद।